Hello students, welcome to JK Shah classes CS Executive Revision Series. Myself Dr. Yogesh Patil और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जो आपके कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड हुआ है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग. Now in this chapter, what I have did actually, मैंने दो चैप्टर को मर्ज किया है. Actually, one more chapter is there in your syllabus. इसका नाम है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. Frankly speaking, उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है. That is the continuation to your marginal costing. और इसीलिए हम लोग पहले इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का. And once marginal costing concepts are done, we are going to solve some basic questions of managerial decision making also. ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पे बाद में डिस्कशन करते हैं. पहले डिस्कस करते हैं ये मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है. सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग योर मार्जिनल कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग. अगर आपको प्रॉपर्ली डिसीजंस लेने हैं कि वेदर टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन और नॉट, वेदर टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट और नॉट, वेदर टू ड्रॉप द प्रोडक्ट और नॉट, कौन सा सेल्स मिक्स यूज करना चाहिए, मतलब हम लोग मैनेजरियल डिसीजंस की बात करते हैं. और डिसीजन मेकिंग करने के लिए पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपके ऑपरेशंस को, और ऑपरेशंस एनालाइज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज किया जाता है उसे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता क्या है? आप लोगों ने शायद इकोनॉमिक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा. जूनियर कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ. उस इकोनॉमिक नाम के सब्जेक्ट में आप लोगों ने ये मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा. चल हम लोग को कल का याद नहीं तो क्या कौन से जमाने का इकोनॉमिक्स हम लोगों को याद दिला रहा है यार. चलो मैं बता देता हूँ मार्जिनल कॉस्ट क्या है. It's an additional amount of cost which you have incurred for producing every additional unit of a product. एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है ना, that is called as your additional cost, और उसी additional cost को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट. फिर से एक बार बताता हूँ. मैं 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन 1000 यूनिट का प्रोडक्शन मैं कब तक करूंगा? जब तक मेरा प्रोडक्ट का डिमांड 1000 यूनिट्स है. अगर मार्केट से डिमांड बढ़ गया, 1001 यूनिट के लिए डिमांड आ गया, तो मुझे एडिशनली 1 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और जो एडिशनली 1 यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, उसके लिए जो लगने वाला एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट. In very simple terms, marginal cost is nothing but variable cost. अरे सर ऐसा बोलना, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही होता है बच्चों. वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था. द कॉस्ट व्हिच वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ाते हो तो कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम करते हो तो कॉस्ट कम हो जाएगा. द कॉस्ट व्हिच वेरीज, व्हिच चेंजेस, व्हिच फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ योर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज योर वेरिएबल कॉस्ट, और इसी वेरिएबल कॉस्ट को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट. तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? टेक्निक है. ये टेक्निक है जिसमें आप लोग बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, डिजायर्ड सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे मेथड्स इसमें हैं जो यूज करके आप लोग डिसीजन मेकिंग का काम इजीली कर सकते हो. इसीलिए आपको इस सारे टेक्निक्स के बारे में अधिक जानना होगा, और जानने के लिए देखिए ये एपिसोड जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है. तो बेसिकली सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, वो मैं रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ. वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट. And marginal costing is a technique of calculating and controlling the variable cost by using various methods like break-even point हो गया, margin of safety हो गया. methods हम लोग डिस्कस करते हैं gradually. बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्टिंग को बोला जाता है कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग, क्योंकि आपके मैक्सिमम फॉर्मूलेज आर बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन का वैल्यू. कंट्रीब्यूशन क्या है, कैसे है, ये भी इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा, टेंशन मत लेना. मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्टिंग. इसका तीसरा नाम लिखा हुआ है कंपैरेटिव कॉस्टिंग, क्योंकि इजीली आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो दो चीजों का बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड. Now be very careful guys, there are 2 different methods in your syllabus of calculating the cost of a product. प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है, जब भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त डिसीजंस लेते हो, वो डिसीजंस अगर वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है तो आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज करते हो. लेकिन अगर आप डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसीडर करते हो, अरे रे सर क्या बोला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट्स. बराबर.
अगर सिर्फ वेरिएबल को कंसीडर करोगे तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, लेकिन वेरिएबल के साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी अगर कंसीडर किया जाता है तो उस टेक्निक को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। द टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड एज फुल कॉस्टिंग। सर क्या बोला सर? फुल कॉस्टिंग का मतलब जहां पे दोनों कॉस्ट एलिमेंट्स आप लोगों ने कंसीडर किए हैं। दो सर दोनों का मतलब क्या हुआ? जहां पे बीसी प्लस एफसी ये दोनों चीजें कंसीडर की जाएगी। सर बीसी का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट। एफसी का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। जब दोनों चीजें कंसीडर की जाएगी तभी आप लोग यूज कर रहे हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आप लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन टू योर मार्जिनल कॉस्टिंग। As I told you earlier, there are 6 different concepts covered in this chapter. Total 6 concepts है। इसमें से पहला सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज देयर इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो। यही कॉन्सेप्ट हमारे कॉस्टिंग में भी हम लोग यूज करने वाले। एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट आपको समझना है, जानना है। अभी यहाँ पे हमेशा जब आप इनकम स्टेटमेंट बोलते हो, योर स्टेटमेंट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन इनकम ऑफ द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेन इनकम से आपका कंप्यूटेशन स्टार्ट होना चाहिए। एंड द मेन इनकम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेल्स। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है सेल्स एंड इमीडिएटली डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट टू द सेल्स जो होता है ना, जो सेल्स से डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है, उस कॉस्ट को पहले माइनस करो। सेल्स में से जैसे ही आप लोग पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कुछ तो बैलेंस बचेगा, और जो बैलेंस बचेगा उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन आता है दिमाग, सर इसे प्रॉफिट बोल सकते हैं ना? बच्चों सेल्स माइनस कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट, लेकिन आप ही बताओ क्या मैंने सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस किया है? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ एक पार्ट माइनस किया है और उस पार्ट का नाम है वेरिएबल कॉस्ट। तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ है, आधा कॉस्ट माइनस होना बाकी है। इसीलिए इस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इट फर्दर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स्ड। ये फर्दर कंट्रीब्यूट होता है टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ये आगे कंट्रीब्यूट होगा, इसीलिए इसे बोला जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। आपने अभी तक सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, इसमें से जब माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचा है वही आपका प्रॉफिट है, जिसे आप लोग कई बार ईबीआईटी के नाम से जानते हैं। ईबीआईटी जाना है, सुना है? ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिलहाल कॉस्टिंग में हम इसे सिर्फ प्रॉफिट बोलेंगे, हमें टेक्निकल वर्ड से चिढ़ आती है, हमें सिर्फ फ्लैट वर्ड चाहिए। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट, बट इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग टोटल कॉस्ट में से मैंने पहले डिडक्ट किया वेरिएबल कॉस्ट, बाद में डिडक्ट किया फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके मेरे पास आ गया प्रॉफिट। सो सिंपल इनकम स्टेटमेंट is the first concept covered in this chapter, marginal costing. जैसे ये स्टेटमेंट बच्चों आपको बनता है या बनाने को आता है, इजीली आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं। सर कौन से 2 क्वेश्चन? एक तो प्रॉफिट कितना है, इजीली कंप्यूट हो जाएगा, यस सर। दूसरा कंट्रीब्यूशन कितना, क्या सर ऐसा वाला फालतू क्वेश्चन पूछेंगे? यस। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। कोई भी छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके बताएगा। 100 minus 60 is equal to 40. 40 is your contribution. कैसे कैलकुलेट किया? सेल्स में से जब आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तब जाके आप लोगों का कंट्रीब्यूशन मिला। दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। सर कोई अल्टरनेटिव तरीका है क्या? है ना, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया मैंने 10 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके मेरे पास आ गया 30 रुपीज का प्रॉफिट। मुझे फाइंड आउट करना है 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन सीधा कंप्यूट करो तो भी आएगा, रिवर्स कैलकुलेट करो तो भी आएगा। रिवर्स कैलकुलेशन के बाद साइन चेंज हो जाएगा, आपके प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। 30 में जब 10 रुपीज ऐड करोगे तभी 40 रुपीज आ जाएगा। दैट मींस सेकंड फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो, आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एंड देयर इज वन मोर वे टू कैलकुलेट योर कंट्रीब्यूशन, और वो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का तरीका है आपका सेल्स इनटू पीवी रेशियो, जहां पे पीवी का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बिफोर मूविंग टू एनी अदर कांसेप्ट, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने 2 रेशियोज प्रेजेंट करना चाहता हूं, पेश कर रहा हूं 2 डिफरेंट रेशियो।
अरे सर वो 35-40 रेशियो ऑलरेडी पड़े, इसमें क्या? अरे लॉजिक समझो यार, ये रेशियो समझना जरूरी है। पहला रेशियो इज पीवी रेशियो, सेकंड रेशियो इज सीवी रेशियो। सर पीवी एंड सीवी इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम। जब आप लोग कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं, अर्ज है क्या बोला मैंने? जब आप लोग कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हो तभी जो रेशियो यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दिस रेशियो शोज कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन इन रिलेशन टू सेल। आपके सेल्स के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना है? अगर आपका आंसर 40% है पीवी रेशियो का, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज 40 व्हेन सेल्स इज 100। कंट्रीब्यूशन इज 40,000 व्हेन सेल्स इज 1 लाख। कंट्रीब्यूशन इज 4 व्हेन सेल्स इज 10 रुपीस। मतलब ये दोनों के बीच का रिलेशन है हमेशा कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स इंडिकेट करने वाला रेशियो जो होगा उसका नाम रहेगा पीवी रेशियो। वो यूज करके आपको कंट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ जाए। सर कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करने का? मैंने बोला मेरी कंपनी का सेल्स 100 रुपीज है या 1000 रुपीज है, इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40% से तभी मेरा आंसर आएगा 400, वो मेरा बन जाएगा कंट्रीब्यूशन। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सर पीवी के बाद ये सीवी क्या है? CV ratio shows relationship between variable cost, this is cost volume, and sales. Variable cost and sales के बीच का रेशियो आपका 60% होगा। सर कैसे बता सकता है? अरे यार आप लोगों का 100% सेल्स था, बराबर 100% सेल्स में से 40% कंट्रीब्यूशन था। सर क्या बोला? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। 100 का सेल, 40 का कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट कितना बचा? 60% ना। सो वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स का रिलेशनशिप आपको दिखाएगा सीवी रेशियो। तो बी केयरफुल, आपके इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ठीक से पढ़ना एंड अप्लाई दी रिलेटेड फॉर्मूला। जो भी उससे रिलेट करता है वो फॉर्मूला यूज करना। पीवी इज प्रॉफिट वॉल्यूम, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। सीवी इज कॉस्ट वॉल्यूम, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स। दोनों में सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक का आंसर 50% है, दूसरे का बचा हुआ 50% रहेगा। पहले का आंसर आपका 40% है, दूसरे का 60 रहेगा। पहले का आंसर 10% है, दूसरे का 90 रहेगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है जो आपके सिलेबस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद देखो मैंने लिखा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। दिस इज कांसेप्ट नंबर 3। जैसे मैंने आपको बताया इस पूरे चैप्टर में 6 कांसेप्ट है, ओनली 6 कांसेप्ट्स आर देयर। सर कौन सा? इनकम स्टेटमेंट हो गया याद, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, पति खत्म। Second one is your contribution. There are 3 different techniques to calculate contribution. Sales minus variable cost gives you contribution. Profit plus fixed cost gives you contribution. Else you can use one formula. Sales into PV ratio also gives you contribution. Sir, PV का मतलब क्या होता है? Profit volume ratio. It is also called as contribution to sales ratio. इसका simple formula है contribution divided by sales into 100. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 में टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स लो तो भी आंसर आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट लो तो भी आंसर आएगा। पीवी रेशियो का कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। जब आपके क्वेश्चन में 2 पीरियड्स का इंफॉर्मेशन दिया है, सर 2 पीरियड का मतलब क्या है? 2 दिन, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 क्वार्टर्स, 2 you can say years, ऐसे 2 जब डिटेल्स दिए रहेंगे ना तभी आप लोग कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करके बच्चों पीवी रेशियो कंप्यूट मत करना। It is mandatory to use second formula in that particular case, which is difference in profit divided by difference in sales. Difference कब आता है? जब 2 डिफरेंट ईयर के अमाउंट्स अवेलेबल रहेंगे तो। अगर एक ही अमाउंट है तो डिफरेंस कहां से लाओगे ना? तो जब एक ही अमाउंट रहेगा तभी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, लेकिन जब 2 पीरियड्स रहेंगे तभी डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स। बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते हैं, सर सेल्स डिनोमिनेटर, सेल्स डिनोमिनेटर, समझ डिफरेंस लेना है जब 2 अमाउंट रहेंगे, समझा। सर न्यूमरेटर में प्रॉफिट क्यों लिखा? न्यूमरेटर में डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन चाहिए ना। हाँ भाई ले डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन ले सॉल्व कर, उतना ही आंसर आएगा। तो फिर बच्चा बोलता है सर फीस भरा है, हम लोगों को एक्सप्लेन कर। बता देता हूँ भाई, देख लो यहाँ। जब मैं बोलता हूँ सेल्स फॉर फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड इज अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 and 15,000।
फिर मैं लिखता हूँ इसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 6000 एंड 9000, मैंने प्रोपोर्शन सेम रखा है, वेरिएबल कॉस्ट 60%। जैसे ही माइनस करूंगा मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 4000, कंट्रीब्यूशन 6000, इसमें से माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट 2000, सेकंड पीरियड में भी फिक्स्ड कॉस्ट 2000 ही रहेगा बिकॉज दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड। आपके पास बचा प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट 2000, दूसरा प्रॉफिट जो है वो है 4000। मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंस इन प्रॉफिट, इस एग्जांपल में आपका डिफरेंस इन प्रॉफिट है 2000। सेम वे यू कैन टेक डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस भी देखो कितना आ जा रहा है, 2000 ही आएगा ना। तो कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस और प्रॉफिट का डिफरेंस सेम होता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपका स्टेबल है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका कांस्टेंट है, इसीलिए इन न्यूमरेटर आइदर यू कैन टेक डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन और यू कैन से डिफरेंस इन प्रॉफिट भी आप ले सकते हो। इसका मतलब होता है कि आइदर और सिचुएशन है। सर हम लोग को कौन सा फॉर्मूला याद रखना, आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंस इन प्रॉफिट वाला, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉफिट 2 साल के दिए रहेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर पीवी रेशियो। बच्चों एक बात दिमाग में डालना, इस चैप्टर में अगर आप लोगों के पास पीवी रेशियो है, अरे खत्म हो गया चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पीवी रेशियो होना चाहिए। एक बार पीवी रेशियो आया, बचे हुए सारे कैलकुलेशंस आप लोग आराम से कर सकते हो। लेट मी इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट नंबर 4, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। सर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, दिस इज द सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। सर एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। सेल्स मेरी कंपनी का 1000 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी कंपनी की 600 रुपीज है, जैसे इसको माइनस करोगे बचा हुआ 400 कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसके नीचे लिख रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 300 रुपीज, जैसे ही माइनस करोगे बच्चों प्रॉफिट आएगा 100, प्रॉफिट मिल रहा है, इट इज नॉट ब्रेकिंग। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज करूं और यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कर दूं 500 रुपीज, तो यहाँ पे लॉस आएगा बच्चों, लॉस हो रहा है, ये भी ब्रेक इवन नहीं है। आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, और नो प्रॉफिट नो लॉस का टेक्निकल मीनिंग होता है व्हेन योर फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम एज योर कंट्रीब्यूशन। जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम है, कंट्रीब्यूशन 400 फिक्स्ड कॉस्ट 400, जब दोनों ये 400 रहेंगे तभी आप लोगों का ब्रेक इवन अचीव होगा। ब्रेक इवन अचीव करने के लिए द बेसिक एलिमेंट जो देखा जाता है उसे बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, और इसीलिए जब भी ब्रेक इवन कैलकुलेट करोगे आपके किसी भी फॉर्मूला का ब्रेक इवन के अंडर न्यूमरेटर फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। ठीक से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ही आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट लिखोगे एज अ न्यूमरेटर, दूसरा सवाल दिमाग में आता है सर डिनोमिनेटर में क्या लिखने का। अगर डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो अवेलेबल है, पीवी रेशियो से डिवाइड करो, आप लोगों का आंसर रुपीस में मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट यू कैन से टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे कम इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी-कभी रुपीस फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, सेल्स का रुपीस, या आपके सेल्स का क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं यूनिट्स। सर यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करने का, ठीक से देखो, पहले तो मुझे वैल्यू एक्सप्लेन करने दो। न्यूमरेटर क्लियर हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट में न्यूमरेटर फिक्स्ड कॉस्ट ही लेना है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कम ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट या लॉस में रिजल्ट आएगा। अपने को अगर जीरो मेंटेन रखना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होना चाहिए कंट्रीब्यूशंस। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका रिस्पांसिबल फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया फिक्स्ड कॉस्ट, डिनोमिनेटर में वैल्यू के लिए पहले तो पीवी रेशियो लिखिए। अगर पीवी रेशियो नहीं है तो कंटेंट ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ना, तो ये कंट्रीब्यूशन यूज किया डिनोमिनेटर में, और जो डिवाइड है वो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल कर दो। बच्चों आप लोगों को वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन सेल्स आसानी से मिल जाएगा। सर याद कैसे रखने का, ब्रेक इवन सेल्स हमेशा न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट लिखो, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो, अगर पीवी रेशियो नहीं है तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल। डिनोमिनेटर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा तो आपका सेल्स भी पर यूनिट होना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग।
अगर आप लोगों का डिनोमिनेटर का कंट्रीब्यूशन टोटल है तो सेल्स का वैल्यू भी टोटल होना चाहिए। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में लिखूं और सेल्स टोटल में लिखूं चलेगा? भक्त ऐसा थोड़ी चलता है, दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए, दोनों पर यूनिट या दोनों टोटल, एक इधर का एक उधर का नहीं चलेगा। हम लोगों को दोनों का पैरामीटर सेम करके कंसीडर करना पड़ेगा फॉर आवर कैलकुलेशन। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन। Let's come to the break even quantity. फॉर्मूला याद रहेगा, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये क्या कर, समझने की कोशिश। अगर मैं बोलता हूं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाया था यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी जो है वो 100 है, क्वांटिटी 100 है का मतलब हुआ आपका सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है, बराबर। आपका वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट है। सर कैसे किया सर? 1000 रुपीज सेल्स डिवाइड बाय 100 का क्वांटिटी 10 आया, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। आप लोगों को पर यूनिट इंफॉर्मेशन मिलता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं देख लो, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे तो आपको पर यूनिट का इंफॉर्मेशन मिलेगा, बराबर है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, तो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जब आप लोग 1000 रुपए के सेल को 10 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करते हो तो 100 आएगा। 600 के वेरिएबल कॉस्ट को 6 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड करते हो तो 100 आएगा। वैसे ही कंट्रीब्यूशन के केस में 400 रुपीज के कंट्रीब्यूशन को जब आप लोग डिवाइड करते हो 4 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से तो 100 का क्वांटिटी आ जाएगा। क्वांटिटी निकालने के लिए टोटल को पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है। इतना समझा? हम लोगों ने न्यूमरेटर में क्या लिखा? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट टोटल, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बच्चों हमेशा याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज टोटल में होता है। सर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, इट इज नॉट अ यूनिट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अ यूनिट कॉस्ट, इट इज अ पीरियड कॉस्ट। आप लोगों का रेंट यूनिट कितने प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से चार्ज नहीं किया जाता। आप लोगों का रेंट जो है वो फिक्स्ड मंथली दिया जाता है। आप लोगों के एम्प्लॉय का सैलरी कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होता, वो फिक्स्ड रहता है। जितने महीने उसने काम किया उतने महीने का आपको सैलरी मिलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आपका पर यूनिट में नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि दोनों तो सेम है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों सेम है, तो फिक्स्ड कॉस्ट के बदले पर यूनिट नहीं है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं, क्या बिगड़ा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के बदले मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है? क्वांटिटी। और इस प्रकार से ये मेरा और एक फॉर्मूला बन गया, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे रे 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 रे, सब परेशान क्या चल रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होगा। सर अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसीडर करेंगे प्रोडक्ट के वैल्यूएशन के लिए, सर फिक्स्ड कॉस्ट तो कंसीडर हो रहा है, मैं प्रोडक्ट का टोटल वैल्यूएशन बोल रहा हूँ। टोटल वैल्यूएशन के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर भी करते हो तो आपका एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड आएगा। फिलहाल इस चैप्टर में हमारा फोकस क्या है? आपका वेरिएबल कॉस्ट। डन। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट बनाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पीवी रेशियो, इसके साथ और एक सीवी रेशियो मैंने आपको पढ़ाया था। पीवी रेशियो कंप्यूट करना, एक ही पीरियड रहेगा तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 2 पीरियड रहेंगे तो डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। वंस पीवी रेशियो इज अवेलेबल आप लोग बाकी के कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। सर कौन-कौन से कैलकुलेशन? पहला कैलकुलेशन है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कौन से कॉस्ट के ऊपर निर्भर करता है? नो प्रॉफिट नो लॉस फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करना पड़ेगा एज अ न्यूमरेटर व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग वैल्यू और क्वांटिटी। वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर में क्या यूज करोगे? पीवी। पीवी नहीं रहेगा तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स। पैटर्न समझो, रट्टा मत मारो। अगर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। इतना होने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओ माय गॉड सर क्या बोल दिया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का मतलब होता है कि आपको लॉस से बचने के लिए ब्रेक इवन के ऊपर जितना सेल्स मिलेगा उस सेल्स को बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। सर मतलब तूने जो एक्चुअल सेल्स किया उस एक्चुअल सेल्स से जब माइनस करेगा ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स तो तुझे पता चलेगा कि एडिशनल एक्स्ट्रा सेल्स कितना हुआ। दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट व्हिच यू हैव अर्न्ड बाय सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स,
दैट इज कॉल्ड एज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट से नीचे ना जाए तो आपको कितना सेल करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब यहाँ पे हम लोग मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं। सर मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का बच्चों मतलब होता है वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू अवॉइड ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन है। प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू अवॉइड ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर का जो प्रॉफिट रहेगा ना, दैट वन इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड दैट इज व्हाई न्यूमरेटर इन दिस कैलकुलेशन इज प्रॉफिट। दिमाग में डाल दो, फिक्स कर दो, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर ब्रेक इवन पॉइंट का फिक्स कॉस्ट होगा। एमओएस कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, न्यूमरेटर प्रॉफिट रहेगा। पहले क्या हम ब्रेक इवन, न्यूमरेटर फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, न्यूमरेटर प्रॉफिट। ऐसा नींद में से भी कोई उठाए ना तो याद रहना चाहिए, अरे क्या कैलकुलेट कर रहा है, ब्रेक इवन तो फिक्स्ड कॉस्ट लेना है, अरे क्या कैलकुलेट कर रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो प्रॉफिट लेना है। आप लोग बाकी का स्ट्रक्चर देखो वही है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर पीवी, पीवी नहीं रहेगा तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल, और क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्ट्रक्चर इज सेम, ओनली न्यूमरेटर इज गेटिंग चेंज्ड। Last concept of this chapter is desired sale. Sir, desired sale कैसे याद रखने का? ब्रेक इवन पॉइंट का फिक्स्ड कॉस्ट जो कांस्टेंट रहेगा फ्यूचर में भी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रॉफिट जो फ्लक्चुएट रहेगा, दोनों को ऐड करो आपको डिजायर्ड सेल मिलेगा। मतलब सर कितना सेल करना चाहते हो फ्यूचर में? फ्यूचर में हम लोग इतना सेल करना चाहते हैं जितना हम लोगों ने प्रॉफिट सोचा है। जितना आप लोगों ने प्रॉफिट सोचा है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट में जब वो सोचा हुआ प्रॉफिट ऐड करोगे तो डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स यू कैन इजीली अचीव। सर कैसे समझो? फिक्स्ड कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जो उतना ही रहेगा व्हाटएवर इज द पीरियड। करंट ईयर में आप लोग अगर प्रॉफिट कमाते हो 200 रुपया, इसका मतलब एटलीस्ट आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1200 होना चाहिए, और उस प्रपोर्शन में सेल्स बढ़ेगा, बिकॉज कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स तीनों इंटरलिंक्ड है। सेल 10% से बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ेगा। सेम वे अगर मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट 500 हो, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा ना, तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1500, उस प्रपोर्शन में सेल्स बढ़ेगा। डिजायर्ड सेल is totally depends on the level of fixed cost and on the level of desired profit। मैं याद रखने के लिए बच्चों को कैसे बताता हूं पता है? ब्रेक इवन पॉइंट में न्यूमरेटर में क्या लिखा था सर? फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या लिखा था? प्रॉफिट। डिजायर्ड सेल्स में दोनों को ऐड, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर क्या बोला? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप लोगों का बन गया यहाँ पे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आने के बाद सर डिनोमिनेटर में क्या? वही पैटर्न। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखो पीवी रेशियो। इफ पीवी रेशियो इज नॉट देयर, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स, एंड इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड सेल्स यू शुड डिवाइड योर कंप्यूटेशन बाय यूजिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो समझा? अगर ठीक से देखोगे, मैंने याद रखने के लिए बोला डिजायर्ड सेल्स में न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड करो प्रॉफिट, लेकिन बच्चों हर प्रॉफिट के सामने मैंने डी लिखा है। डी का मतलब होता है डिजायर्ड प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट मत ऐड करो, इससे तुम लोगों को करंट ईयर का सेल्स मिलेगा। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? डिजायर्ड सेल। डिजायर्ड का मतलब होता है फ्यूचर सेल, और फ्यूचर सेल के लिए फ्यूचर प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता है, और इसीलिए मैंने हर जगह पे इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट लिखा है। सो देख लो एक बार, मैकेनिज्म समझ लो क्या कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट, डिड नॉट टू रिवाइज, सेल्स माइनस वीसी, कॉन्ट्री बाबा माइनस एफसी विल गिव यू प्रॉफिट। खत्म। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा? तीन फॉर्मूला, सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, या सेल्स इनटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन। ओके सर, याद रहेगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा था पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स व्हेन सिंगल फिगर्स आर अवेलेबल, सिंगल पीरियड इज कवर्ड। When multiple periods are covered, difference in profit divided by difference in sales into 100। फिर देखते रहो स्क्रीन पे। आपने पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट, आप लोगों ने पढ़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप लोगों ने पढ़ा डिजायर्ड सेल्स। बराबर है? यस। ये कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर दिमाग में डाल दो। न्यूमरेटर रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट, न्यूमरेटर रहेगा प्रॉफिट, और यहाँ पे हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो लिखो। पीवी रेशियो लिखते ही तुम लोगों को जो चीज मिलेगी वो रहेगा वैल्यू। वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन पीवी रेशियो मेरे पास नहीं है, तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स करो। आप लोगों का फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। समझ रहे हैं?
सर हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है क्वांटिटी तो क्या करें, क्या करना है, ज्यादा तीर थोड़ी मारोगे। क्वांटिटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिनोमिनेटर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, चैप्टर खत्म। इसी के ऊपर बेस्ड जितने भी सम्स है वो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन थियरी डिस्कशन, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के भी सम हम लोग उसी फ्लो में सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली comprehensive question which will help you to solve all practical as well as theoretical MCQs of this chapter. So let's start with the sum solving, guys. Hope you have understood all these theoretical points. Yes, student, here is full-fledged question covering all the concepts which we discussed in theory part. It's covered in your practical section. Question number 5 will solve here. Vidhi Corporation Limited has prepared the following budget for the year 2020 and 21. Sales units 15,000. कंपनी सोच रही है कि 15,000 यूनिट से लोग बेचेंगे, इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 34,000। सेल्स वैल्यू दिया है 10 रुपीज पर यूनिट, 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 6 रुपीज पर यूनिट। आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो। ये सारी चीजें आपको कंप्यूट करने के लिए पूछा गया है। सो लेट्स प्रिपेयर वन फुल-फ्लेज्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। हर एक कैलकुलेशन आपको एक एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट इफ यू चेक, तो आपको इतना तो पता चला रहेगा कि इस चैप्टर में मैक्सिमम आप लोगों को कंट्रीब्यूशन बेस्ड कैलकुलेशन आता है। तो सबसे पहला स्टमक करके मैं कैलकुलेट कर देता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट व्हिच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन में चेक करो बच्चों, आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 10 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज। दिस 10 minus 6, your contribution per unit is 4। जैसे ये 4 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा, अभी आप लोग क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे पहले कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। सो पॉइंट नंबर 1, आई एम कैलकुलेटिंग पीवी रेशियो which is equal to contribution upon sales into 100, that is 4 rupees per unit divided by 10 rupees per unit का sales into 100, your PV ratio is 40%. ठीक है, easiest calculation, not at all difficult. Point number 2 में पूछा है break even point. तो let's compute break even point. अभी break even point किस में कैलकुलेट करने का, अगर कुछ नहीं बोला तो आप लोग दोनों चीजों में कंप्यूट करके रखो। सो ब्रेक इवन पॉइंट जब भी कंप्यूटेशन होगा, दो टाइप से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर कैसे दो टाइप से कैलकुलेशन करें बता देता हूं आप लोगों को। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कंप्यूटेड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। ब्रेक इवन पॉइंट हम कंप्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, दैट इज रुपीस। इवन यू कैन कंप्यूट in the form of quantity, मतलब units। बस सब्स्टिट्यूट करते जाना आपको अमाउंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर का वैल्यू का फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट्स कैलकुलेशन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स पर यूनिट करो, लेकिन हमेशा पहला प्रायोरिटी दो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को। और यहाँ पे कैलकुलेशन होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। Fixed cost is given in the question. Amount of fixed cost is 34,000. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 34,000। डिवाइड करूंगा मैं contribution divided by sales का रेशियो, that is PV ratio 40%। और यहाँ पे कैलकुलेशन होगा आपका 34,000 divided by contribution per unit is 4। कैलकुलेशन कर लेते हैं। It's 34,000 divided by 40%, your amount of break even point 85,000। मतलब 85,000 जब कमाओगे तभी कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन मिल जाए। और ये चीज अचीव करने के लिए आपको 8,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। 8,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचो, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ जाएगा। इसका क्लियरली मीनिंग ये है कि आपको जब भी प्रॉफिट कमाना है बच्चों, तो प्रॉफिट कमाने के लिए 8,500 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बना के बेचने पड़ेंगे।
let's move with the further calculation number 3. कैलकुलेशन नंबर 3 पूछा है आप लोगों को कंप्यूट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अभी हमेशा बच्चे प्रॉफिट्स वगैरह ढूंढते हैं, प्रॉफिट ढूंढ के करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए हर एक चीज को 15,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को. एक शॉर्टकट तरीका है, अगर आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी याद रहेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए भले वैल्यू हो या आप लोगों का क्वांटिटी हो, दोनों कैलकुलेशन के वक्त ना पहले ही मैंने बताया था इट इज एक्चुअल सेल्स आप लोगों का जो भी है टोटल किया हुआ, और उस एक्चुअल सेल्स में से आपको माइनस करना है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. जैसे ये फॉर्मूला बच्चों यूज करोगे आप लोगों को दूसरा कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी. वैल्यू के केस में आ जाएगा आपका एक्चुअल सेल्स जो क्वेश्चन में दिख रहा है 1,50,000 रुपीज. इस 1,50,000 में से मुझे माइनस करना है रुपीज 85,000. सर ये 85,000 कहां से आया? ब्रेक इवन पॉइंट. 150 minus 85,000 is equal to 65,000 is your value of margin of safety. Else यूनिट के लिए आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 15,000 units is the total quantity sold by the company. ये देखो शुरू में ही दिया है, और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 8,500 यूनिट्स का ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन के ऊपर 6,500 यूनिट्स आप लोग एक्स्ट्रा बेच रहे हो जो आपको प्रॉफिट देके जाएंगे. दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड क्वांटिटी. इसीलिए मैंने रिवीजन में बच्चों ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिसमें ये भी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा. सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना के सम सॉल्व करना इज वेरी इजी थिंग. लेट्स चेक और क्या है. एमओएस रेशियो समथिंग डिफरेंट. पॉइंट नंबर 4 में हमें कैलकुलेट करना है एमओएस रेशियो. सर ये तो तूने रिवाइज कराया नहीं, ये रिवाइज करने लायक है ही नहीं, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अगर कैलकुलेट करना है यू जस्ट नीड टू सिंपली कंपेयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स विद द टोटल सेल्स. इसका फॉर्मूला बनेगा एमओएस सेल्स जो आपका आया है, अमाउंट लो क्वांटिटी लो कुछ भी चलेगा, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100. मैंने पहले ही बोला अमाउंट क्वांटिटी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो. अगर क्वांटिटी कंसीडर करते हो तो ये हो जाएगा 6500 डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट्स इनटू 100. आप लोगों का आंसर आ जाएगा 43.33%. चेक कर लो एक बार कैलकुलेट करके. इट इज 43.3333% रिकरिंग फिगर. पॉइंट नंबर 5 में आप लोगों को पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो व्हिच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ब्रेक इवन पॉइंट पे भी बच्चों दिमाग तो चला ही रहेगा. ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला जहां पे आप कंपेयर करोगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को विद योर टोटल सेल्स. सो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 करना. अमाउंट सब्स्टिट्यूट करते जाना है आप लोगों को. इट इज इक्वल टू योर 8,500 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 100 करो. आपका आंसर आ जाएगा 56.67%. देयर इज वन मोर हिडन पॉइंट इन दिस. आप लोगों का टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करो, आप लोगों को मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. टोटल सेल्स आप लोगों का 100% है, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए अगर ब्रेक इवन 43.33 माइनस करोगे तो बैलेंस 56.67% हो ही जाएगा. No new concepts are covered in this question. इस पूरे क्वेश्चन में मैक्सिमम रिवीजन हम लोगों ने किया है इस चैप्टर का. ऐसा ही और एक हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद. ओके, लेट मी शेयर दैट स्क्रीन विद यू. बच्चों लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जहां पे 2 ईयर का डेटा और 2 ईयर की चीजें दी है. Question number 11 says the following data have been extracted from the books of Alpha Limited. Year 2019 and 20 का sales as well as first year का loss and second year का profit is given. You are required to calculate PV ratio, fixed cost, then break even sales, profit on sale of rupees 4 lakhs and sales to earn a profit of rupees 1,25,000. बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है.
एक एक चीज कैलकुलेट करनी है. Very first, for calculating PV ratio, hope you guys remember when two different yearly data दिया रहेगा या दो periods cover रहेंगे तो आपका calculation PV ratio का दूसरे formula से होता है. So first calculation is of PV ratio, जहाँ पे I'm using formula of difference in profit divided by difference in sales into 100. As we are calculating percentage calculate करने के लिए बच्चों अपना फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है. प्रॉफिट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सर कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस, चलो चेक करते हैं. सेकेंड ईयर्स प्रॉफिट इज 1 लाख. इस 1 लाख में से मुझे माइनस करना है फर्स्ट ईयर का लॉस, इट्स माइनस 25,000. This will give you difference divided by difference in sales. Sales भी अपने पास अवेलेबल है क्वेश्चन में 7,50,000 and 5 lakhs. डिनोमिनेटर में लिखा सेकेंड ईयर का सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर का सेल्स. This will become 1,25,000. बहुत सारे बच्चों का 75,000 आता है. अभी वो माइनस माइनस प्लस हो जाए और डिनोमिनेटर में आप लोगों का आ जाएगा 2,50,000 और पूरे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तब जाके आपका पीवी रेशियो आ जाएगा इस सम का 50%. Then PV ratio is computed. Now we need to ascertain the amount of fixed cost. और fixed cost calculate करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा छोटा सा इनकम स्टेटमेंट. पहले तो समझ लो क्या करना. पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने की बच्चों जरूरत ही नहीं पड़ेगी, because by using PV ratio contribution can be calculated. कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास सेल्स होना चाहिए और वो सेल्स में से जब माइनस करते हो आप लोग आपका कंट्रीब्यूशन, तब जाके आपको डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट मिलता है. ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेशन. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर. ऑलवेज कंसीडर द करंट ईयर डेटा, लेटेस्ट ईयर डेटा. करंट ईयर का सेल्स है 7,50,000. इसे मल्टीप्लाई करना है पीवीआर से 50% से, आपके पास आएगा 3,75,000 का कंट्रीब्यूशन. बराबर है. अभी आप लोग ऐसा कुछ इनकम स्टेटमेंट में पढ़े रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू योर प्रॉफिट. बराबर ना. कंट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट किया 3,75,000. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट मुझे उस साल का पता है. उस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक कर सकते हो आप लोग. प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर मैंने 750 का सेल्स लिया तो प्रॉफिट इज 1 लाख. इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा. इजीली फिक्स्ड कॉस्ट आया 2,75,000 रुपीस. बराबर है. क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि सर तूने सिर्फ यही ईयर वाला क्यों लिया. आप लोग कोई भी साल का डेटा कंसीडर कर सकते हो यार, आपके कैलकुलेशन में और आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा. अगर आप लोग दूसरा सेल्स लेते हो, मैंने 7.5 लाख लिया था, अभी 5 लाख का सेल्स लेके देखते क्या होता है. इस 5 लाख को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 50% से, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 2,50,000. योर कंट्रीब्यूशन इज 2,50,000 और लास्ट में आप लोगों का लॉस हुआ है 25,000 का उस साल. बराबर ना. लॉस अगर 25 साल हुआ तो इन दोनों के बीच 25,000 हुआ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे 2,75,000 ही आएगा. फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है. कोई भी ईयर कंसीडर करो आप लोगों का आंसर आ जाएगा सेम. तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया. अभी कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल. अभी बच्चों ब्रेक इवन सेल में यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रुपीस का कैलकुलेशन इज पॉसिबल लेकिन क्वांटिटी का कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और यूनिट का इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं. फॉर्मूला फॉर दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट हमने कंप्यूट किया 2,75,000 रुपीस. उसे डिवाइड करना है 50% से. अगर इसे 50% से डिवाइड करते हो तो 50% से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5,50,000. Now, point number 3 is also
पॉइंट नंबर 4 में बच्चे समझ नहीं पाते, हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। सर कौन सा प्रॉफिट? ऑब्वियसली आगे हम मिलने वाला प्रॉफिट, मतलब दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट डिजायर्ड प्रॉफिट जब आप लोगों का डिजायर्ड सेल्स 4 लाख रहेगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में मुझे डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज करना है। डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, डिजायर्ड सेल्स इन्होंने दिया है 4 लाख, which is equal to fixed cost 2,75,000 जो हमेशा फिक्स रहेगा। हमें फाइंड आउट करना है डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 50%। 50% यहाँ पे डिवाइड है बच्चों, साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बिकम 2 लाख is equal to 2,75,000 plus desired profit, and in this case your desired profit will be, calculate करो, therefore your desired profit is equal to 75,000। सर ये तो 75,000 जो है तो मेरा माइनस में आया, तो इसका मतलब क्लियरली होता है कि अगर आप लोग 4 लाख का सेल्स करोगे तो आप लोगों को लॉस होने वाला है। सिंपली क्लियरली आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। भाई 5 लाख के सेल पे ही आप लोगों को अगर 25,000 का लॉस हो रहा है, तो 4 लाख का सेल्स करोगे तो लॉस बढ़ने वाला है, तो अपना लॉस हो गया 75,000। एंड फाइनली हमें सेल्स कैलकुलेट करना है, मतलब डिजायर्ड सेल्स टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 125,000। सेम कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 5, desired sales is equal to fixed cost plus desired profit divided by PVR. Our fixed cost is 2,75,000. Company is willing to earn 1,25,000, so that is added to the fixed cost का value. इसे डिवाइड करना है आपको 50% की PVR से। 275 plus 125, 4 लाख divided by 50%। आप जब 8 लाख रुपए का सेल्स करोगे तब जाके आप लोगों का जितना डिजायर्ड प्रॉफिट है 1,25,000 उतना आपको मिल सकता है। बच्चों इसी वैरायटीज के बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर में आ सकते हैं। थॉरली मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम लोग सम सॉल्व करते हैं आपके मैनेजरियल डिसीजन। बच्चों मैनेजरियल डिसीजन में एग्जैक्टली होता कैसा है? दे विल गिव यू डेटा कि अगर मैं प्रोडक्ट XYZ बनाता हूँ, Z कंटिन्यू करना है कि नहीं, अगर मैं XYZ बनाता हूँ तो कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में बनाने का, ये सारे डिसीजंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। सो बेसिक सारे के सारे डिसीजंस कवर करने वाले कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइजिंग मैनेजरियल डिसीजन। आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसका वेटेज जानना है तो मैनेजरियल डिसीजन कैरीज 2 to 3 मार्क्स और मार्जिनल कॉस्टिंग कैरीज 5 to 8 मार्क्स का वेटेज। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग और मैनेजरियल डिसीजन पे अकॉर्डिंगली मेहनत करना बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग रिलेटेड सम सॉल्व। यस स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व few questions based on decision making. Here question number 3 is given where XYZ Limited manufactures 2 products which requires material A. एक ही टाइप का मटेरियल यूज होता है, लेकिन वो मटेरियल यूज करके 2 प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका नाम है C and D। ये थोड़ा चाइनीज टाइप लगता है C D, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जब माइनस करते हो तभी आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। एंड डिसीजन मेकिंग में मैक्सिमम डिसीजन कंट्रीब्यूशन बेस्ड ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि दिस इज द कंटिन्यूएशन टू मार्जिनल कॉस्टिंग जहां पे वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी टेकन एज बेसिस। मटेरियल ए का यूज दिया है, एक यूनिट बनाने के लिए 3.5 kgs मटेरियल लगता है इन केस ऑफ सी, whereas in case of D 5 kgs का मटेरियल लगता है। मैक्सिमम सेल्स डिमांड मार्केट में C का 10,000 है, A का 7,000 है। इतने यूनिट्स फिनिश प्रोडक्ट के मार्केट में से डिमांडेड है। इन द नेक्स्ट पीरियड द सप्लाई ऑफ मटेरियल A will be 35,000 kgs। आपको नेक्स्ट ईयर में 35,000 kgs का मटेरियल मिलेगा। क्वेश्चन पूछता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट। अब ये मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जानने के लिए देखिए एपिसोड अगला
मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले तो मैं कैलकुलेशन करूंगा मेरे कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन में कैलकुलेट करूंगा दोनों प्रोडक्ट का। आई हैव टू प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद मी, सी एंड डी, जहां पे सबसे मेरे पास पहले होना चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 35 एंड 47 दिया। माइनस करना है इसमें से आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज अवेलेबल विद अस 21 एंड 32। जैसे इनको माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और यू कैन से पर केजी। अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हो तो कंट्रीब्यूशन होगा 14 रुपीज इन फर्स्ट केस और दूसरे केस में ये हो जाएगा 15 रुपीज। बराबर है। जैसे ही इतना कैलकुलेशन होता है बच्चों, ये कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का है, इसे हमें केजी के नंबर के हिसाब से कन्वर्ट करना है। एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी का मटेरियल लगता है, देख लो मैंने क्या बोला। एक यूनिट बनाने के लिए आपके पास कितने केजी का मटेरियल लगता है, 3.5 केजी इज गिवन। बराबर है, 3.5 केजी आया है। तो ये एक यूनिट का मटेरियल का, सॉरी आपके फिनिश गुड्स का जो कंट्रीब्यूशन आया वो मुझे केजीज में कन्वर्ट करना है। तो इसे मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ किलोग्राम्स विच आर गिवन फॉर पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए कितने किलोग्राम लगते हैं उससे मैंने डिवाइड कर दिया। दोनों केजीज मेरे पास अवेलेबल थे। एक यूनिट बनाने के लिए 3.5 किलो और 5 किलो का समान मटेरियल आपको लगता है। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगा वो होगा कंट्रीब्यूशन पर केजी। एक केजी के लिए कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको 4 रुपीज और वही सेकेंड प्रोडक्ट की बात करोगे तो एक प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको 3 रुपीज। अगर आपको किसी ने पूछा कि ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है तो आप लोग बोलोगे सी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो इसको फर्स्ट रैंक हम लोग अलॉट करेंगे और दूसरे में जो कम मिल रहा है वो अपना ऑब्वियसली प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड लेवल पे रहेगा। तो हमेशा डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को बच्चों क्या करना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। अगर यूनिट वाइज रहेगा तो यूनिट वाइज आप लोग चेक करो। यूनिट वाइज 15 रुपए को पहला आपका रैंक आएगा, 14 रुपीज को सेकंड रैंक आएगा। लेकिन यहाँ पे मटेरियल इज द की फैक्टर, इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड किया यहाँ पे मटेरियल के केजीज से और हम लोगों ने रैंकिंग दे दिया। सर रैंकिंग का यूज क्या होगा? रैंकिंग का यूज ये होगा कि पहले आप लोगों को फर्स्ट प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देनी है और जब आप लोग फर्स्ट प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दोगे ना तो कुछ ऐसा चीज आप लोगों को दिखेगा। सी का एक यूनिट बनाने के लिए, देख लो हाँ, एक यूनिट बनाने के लिए 3.5 केजीज का मटेरियल लगता है। बराबर है। अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो मार्केट में सी का डिमांड कितना दिख रहा है आप लोगों को? 10,000 यूनिट्स का डिमांड फुलफिल अगर करना है, 10,000 यूनिट्स का डिमांड फुलफिल करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 35,000 केजीज ऑफ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। बराबर है। इनके पास मटेरियल का सप्लाई कितना है? ओह माय गॉड, इनके पास मटेरियल का सप्लाई 35,000 ही है और पूरा का पूरा 35,000 हमारे पहले प्रोडक्ट के लिए लग रहा है। इसका क्लियरली मीनिंग ये निकलता है कि ये कंपनी बी प्रोडक्ट में 0 केजीज का मटेरियल यूज करेगी बिकॉज नो बैलेंस मटेरियल इज अवेलेबल विद देम। और इसीलिए अगर इन्होंने पूछा कि कौन से प्रपोर्शन का प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए तो प्रपोर्शन बनेगा C is to D और प्रपोर्शन है आप लोगों का यहाँ पे 10,000 यूनिट्स इसके बनाओ, लेकिन D का 0 यूनिट बनेगा बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट मटेरियल अवेलेबल। तो जो और एक पॉसिबिलिटी बता, अगर ये 45,000 होता ना केजी तो हम लोग 35,000 यहाँ पे यूज करते और बचा हुआ बैलेंस जो है ना वो हम लोग सेकंड प्रोडक्ट के लिए यूज करते थे। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी वर्क्स। यहाँ पे मटेरियल वाज द की फैक्टर। ऐसे की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर के सम्स आपके सिलेबस में कवर्ड है, आपको उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके बाद और एक सम सॉल्व करेंगे टू कवर अप विद एक्स्ट्रा। चलो ये की फैक्टर वाला ही एक क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व कर लेते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट X and Y, both of which utilize the same skilled labor. For the coming period, the supply of skilled labor is limited to 2,000 units. यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर आ गया, सप्लाई हो रहा है अपने को लेबर, स्किल्ड लेबर का आवर्स। जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मटेरियल का अवेलेबिलिटी लिमिटेड था, यहाँ पे आपके पास स्किल्ड लेबर का अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, तो आपको केयरफुली उसको यूज करना पड़ेगा। डेटा
रिलेटिंग टू ईच प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। XY के लिए सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दिया है, स्किल लेबर आवर्स पर यूनिट के लिए दिए, मैक्सिमम डिमांड दिया है, आपको प्रॉफिटेबल मिक्स यूज करना पड़ेगा। चलो ऐसे ही टाइप में हम लोग सम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के नाम लिखूंगा, प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y। उसमें पहले रिकॉर्ड करेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस और सेल्स जो है 20 एंड 40। उसमें से इमीडिएटली हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इज 12 एंड 30। जैसे ही माइनस करोगे आपके पास मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 8 एंड हियर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 10। एग्जैक्टली इसे डिवाइड करना है आप लोगों को लिमिटिंग फैक्टर से। लिमिटिंग फैक्टर है आपके स्किल्ड लेबर आवर्स। स्किल्ड लेबर आवर्स इन्होंने दिया हुआ है, एक यूनिट बनाने के लिए 2 एंड 4 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। कंट्रीब्यूशन पर आवर आपका बनेगा 4 एंड 2.5। इमीडिएटली कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से कंप्यूट होने के बाद आपको देना है रैंक। जहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट रैंक, जहां पे कम है वो सेकंड रैंक। रैंक देने के बाद हम लोग चेक करेंगे कितना प्रोडक्शन हो सकता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स प्रोडक्ट की अगर बात करते हो तो एक्स प्रोडक्ट के केस में चेक कर लो क्या बोला है। एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स का टाइम जाता है। मैंने लिखा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स। मार्केट में इसका डिमांड कितना है? 800 यूनिट्स। तो यहाँ पे 800 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितने आवर्स का जरूरत पड़ेगा? आप लोगों को टोटल यहाँ पे 1600 आवर्स यूज करने पड़ेंगे। जरा चेक कर लो लिमिटिंग फैक्टर है कितना? 2000 आवर्स। सो टोटल आवर्स अपने पास है 2000। उस 2000 में से 1600 आपके प्रोडक्ट एक्स में गए, बचे हुए 400 आवर्स जो है वो आप लोग प्रोडक्ट वाई के लिए यूज कर सकते हैं। बराबर है? अभी देखना प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट बनाने के लिए, कितने आवर्स लगते हैं? 4 आवर्स इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। तो बैलेंस आप लोगों को यहाँ पे कितने यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स काम आ सकते हैं ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 यूनिट्स का आंसर। सो क्लियरली आपको पता चला कि अगर x इज टू y का मिक्स यूज करना है तो ये मिक्स आपको यूज करना पड़ेगा by producing 800 units of x and 100 units of y when skilled labor is the limiting factor given in the question। तो समझा? आशा करता हूं आपको ये कंप्यूटेशन समझा रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी आफ्टर। ये स्टूडेंट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और एक कैटेगरी आता है व्हिच इज कॉल्ड एज स्पेशल ऑर्डर। यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर इज टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ये हमें कंप्यूट करना है जिसका डिसीजन टोटली ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो ऑफर एक्सेप्ट होगा, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो ऑफर रिजेक्ट होगा। इन केस ऑफ 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन जिसका हाईएस्ट है वो प्रोडक्ट का ऑफर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर की केस है जहाँ पे कॉस्ट शीट दिया है where direct material is variable cost always, direct labor is variable cost. Sir, why they are variable? Because they directly vary with the production quantity. Factory overhead variable cost लिखा, fixed अलग से लिखा, administration expenses are fully fixed. Selling and distribution expense में variable दिया है, fixed दिया है, मैंने variable सब कुछ लिखा और मैंने यहाँ पे total variable cost per unit compute किया तो variable cost का total आया 18 rupees per unit as per the given cost sheet. The selling price per unit is 25. 25 रुपए में प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है। The above cost information is for an output of 50,000 units, 50,000 units तक के आउटपुट के लिए ऊपर का इंफॉर्मेशन दिया। Whereas the capacity of the firm is 60,000 unit, कैपेसिटी 60,000 है लेकिन ये कंपनी सिर्फ 50,000 यूनिट्स तक का प्रोडक्शन करते आ रही है। A foreign customer is desirous of buying 10,000 units, मतलब अपना कैपेसिटी 60,000 है, कंपनी अभी तक 50,000 यूनिट्स बना रही थी, स्पेयर कैपेसिटी कंपनी के पास 10,000 यूनिट्स का है और एक फॉरेन कस्टमर है जो आपको ऑर्डर देने के चांसेस है। दिस फॉरेन कस्टमर desirous of buying 10,000 units at a price of ₹19 per unit, 19 के रुपए में सेलिंग प्राइस में ये खरीदने को रेडी है, बचे हुए 10,000 यूनिट। The extra cost exporting the product is
0.50 पर यूनिट। अगर ये ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो आपका कॉस्ट 0.50 पर यूनिट से बढ़ेगा, और यूनिट वाइज जो कॉस्ट फ्लक्चुएट होता है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। दिस इज, यू कैन से, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, जिसे आप लोग मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हैं। You are required to advise the manufacturer whether the order should be accepted or not. चलो एडवाइस करते हैं मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर को एडवाइस करने के लिए पहले तो मेरे पास होना चाहिए सेलिंग प्राइस, जो मैं फॉरेनर के ऑर्डर को लेके डिसाइड करूंगा, और उसने बोला 19 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस फॉर यू। इसमें से माइनस करने के लिए आपके पास होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट शीट के हिसाब से था 18, और एक्सपोर्ट करने के लिए और 50 पैसा पर यूनिट लगेगा, मतलब 18.50 का वेरिएबल कॉस्ट है। आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 0.50 रुपीज पर यूनिट। ऐसे फॉरेन कस्टमर जो है वो कितने यूनिट्स का आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं? फॉरेन कस्टमर इज गोइंग टू प्लेस 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर। अगर 10,000 यूनिट्स आप लोग प्रोड्यूस करते हो तो आप लोगों का टोटल कंट्रीब्यूशन इस 10,000 यूनिट की वजह से बढ़ेगा 5,000 रुपए से, एंड 5,000 रुपीज इज द इंक्रीमेंटल बेनिफिट। और इंक्रीमेंटल बेनिफिट का मतलब है यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर। अगर ये नेगेटिव आता था तो आप लोगों को ऑर्डर को रिजेक्ट करना पड़ता था। इट इज दैट सिंपल कैटेगरी ऑफ स्पेशल ऑर्डर। होपफुली आपको ये कंप्यूटेशन एंड डिस्कशन समझा रहेगा। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। इसमें आपको और वैरायटी आ सकती है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन, शटडाउन डिसीजन मेकिंग, देन वेदर टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट और नॉट, व्हाट सेल्स मिक्स इज टू बी यूज्ड। बहुत सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करना, और इस चैप्टर को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव कंप्लीटेड विद 2 डिफरेंट चैप्टर्स का रिवीजन, जिसमें से पहला था मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन बाय यूजिंग 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और दूसरा हम लोगों ने रफली पढ़ लिया जहां पे कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जहां पे सारे के सारे डिसीजन आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। पॉजिटिव एंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रिलेटेड आइटम्स आर टू बी सिलेक्टेड, उनको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेने हैं। So thank you very much guys, hope you have understood each and every concept which I have discussed in this video. Wishing you very all the best for your examination. That's enough for this chapter. Hope to see you in the next video. Thank you very much.